अध्याय 4। घायल हंस। अगले दिन सवेरे जैसे ही स्वाति भैंसों को चराने के लिए ले गया, दोपहर तक उसने 2 डलियां घास भी काट ली थी। स्वाति चाहता था कि भैंसें जंगल से लगी नदी के इस पार ही चरते रहे। इस प्रकार जब वह घास काट लेगा तो वह थोड़ी देर आराम कर लेगा और भैंसों द्वारा धान के खेतों में घुसकर नुकसान करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसके पास हंसिया ही था जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था। स्वाति ने चावल की वह पोटली खोली जिसमें बाला ने केले के पत्ते में पके हुए चावल दोपहर में खाने के लिए रख दिए थे। जैसे ही वह खाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही उसे सिद्धार्थ का ध्यान आ गया। उसने सोचा कि मैं यह चावल सन्यासी सिद्धार्थ के लिए ले जाऊंगा। निश्चय ही वह मेरे चावलों को तुच्छ नहीं समझेंगे। स्वाति ने चावल को केले के पत्ते में फिर लपेटा और भैंसों को जंगल के किनारे चरता छोड़ उस रास्ते पे चल दिया जहां से जाकर वह कल सिद्धार्थ से मिला था। दूर से ही उसने देखा कि उसका नया मित्र उस पीपल के नीचे बैठा है, लेकिन सिद्धार्थ अकेले नहीं थे। उनके सामने स्वास्थ्य ही की ही आयु की एक लड़की बढ़िया सफेद साड़ी पहने बैठी थी। उनके सामने भोजन रखा हुआ था। इसे देखकर स्वास्थ्य अचानक ठहर गया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देख लिया था और उसे स्वास्थ्य कहकर आवाज दी और उसे भी अपने पास आकर बैठने का संकेत किया। सफेद साड़ी वाली लड़की ने उसकी ओर देखा। स्वाति पहचान गया कि गांव के रास्ते पर गुजरते समय उसने उसे देखा है। स्वाति के आने पर वह अपनी बाईं ओर थोड़ी सरक गई ताकि स्वाति के लिए जगह हो जाए। सिद्धार्थ ने उसे बैठने का संकेत किया। सिद्धार्थ के सामने केले का पत्ता बिछा हुआ था जिस पर मुट्ठी भर चावल, थोड़ा सा तैल चूर युक्त नमक रखा था। सिद्धार्थ ने चावल को 2 भागों में बांट कर रखा हुआ था। बच्चे, क्या तुमने खाना खाया? नहीं श्रीमान, अभी नहीं खाया। तब ठीक है, हमें यही भोजन मिल बांट कर खाना है। सिद्धार्थ ने आधा चावल स्वाति को दे दिया। स्वाति ने धन्यवाद में हाथ जोड़े किंतु चावल लेना स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी चावल की छोटी सी पोटली निकालते हुए कहा कि मैं भी थोड़ा सा खाना लाया हूं। उसने अपना केले का पत्ता खोला जिसमें भूरे रंग के मोटे चावल थे। सिद्धार्थ की पत्तल पर नरम सफेद चावल थे। उसके चावलों में नमक भी नहीं था। सिद्धार्थ दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुराए और कहा कि क्यों ना हम सभी भोजन मिलकर आपस में बांट कर खाएं। उन्होंने आधा सफेद चावल तैलपूर युक्त नमक से लगाकर स्वाति को दिया। फिर उन्होंने स्वाति के चावल के गोले के 2 हिस्से किए और उसे खुशी खुशी खाने लगे। स्वाति को अजीब सा लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की स्वाभाविकता देखकर उसने भी खाना शुरू कर दिया। आपका चावल बहुत ही स्वादिष्ट था। इसे सुजाता लाई थी, सिद्धार्थ ने कहा। तो इस लड़की का नाम सुजाता है? स्वाति ने सोचा।
वह उम्र में स्वाति से 1-2 साल बड़ी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें में खूब चमक थी। स्वाति ने बीच में खाना रोककर कहा, मैंने पहले भी तुम्हें गांव के रास्ते पर देखा था, किंतु यह नहीं जानता था कि तुम्हारा नाम सुजाता है। हाँ, मैं सुजाता हूँ और उर्वेला गांव के प्रधान की बेटी हूँ। तुम्हारा नाम स्वाति ही है ना? गुरु सिद्धार्थ मुझे अभी अभी तुम्हारे ही विषय में बता रहे थे। फिर कोमलता पूर्वक कहा कि सन्यासी को श्रीमन कहने की अपेक्षा गुरुदेव कहना अधिक ठीक होगा। स्वाति ने स्वीकृति में सिर हिलाया। सिद्धार्थ मुस्कुराए। तब ठीक है, मुझे तुम दोनों को परस्पर परिचित कराने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों, तुम जानते हो कि मैं भोजन करते समय मौन क्यों रहता हूँ? यह चावल और तैल पूर्ण युक्त नमक बहुत ही मूल्यवान है। मैं इन्हें चुपचाप खाना पसंद करता हूँ ताकि मैं इनका पूरा स्वाद आत्मसात कर सकूं। सुजाता, क्या कभी तुमने ये भूरे मोटे चावल खाए हैं? अगर तुमने पहले खाए भी हो तो स्वास्थ्य के इन चावलों को भी थोड़ा चखो। ये बड़े स्वादिष्ट हैं। अब हम एक साथ मिलकर मौन साधे भोजन करेंगे। जब हम भोजन समाप्त कर लेंगे तो मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। सिद्धार्थ ने भूरे चावलों का एक भाग तोड़ा और सुजाता को दे दिया। उसने दोनों हाथ फैलाकर चावल सादर स्वीकार कर लिए। तीनों ने जंगल में व्याप्त शांति के बीच चुपचाप भोजन किया। भोजन समाप्त हो जाने के बाद सुजाता ने केले के पत्ते उठा लिए। सुजाता ने अपने साथ लाए और पास रखे ताजे पानी का जग उठाया और एकमात्र प्याले में पानी डाला। उसने वह प्याला उठाकर सिद्धार्थ को दे दिया। उन्होंने वह प्याला अपने दोनों हाथों में लेकर स्वाति को दिया। वह अचकचा गया और घबराहट में बोला, श्रीमन, मेरा मतलब गुरुदेव, कृपया आप पहले जल ग्रहण कीजिए। सिद्धार्थ ने कोमल वाणी में कहा, मेरे बच्चे, पहले तुम पानी पियो। मैं चाहता हूं कि पहले तुम ही जल ग्रहण करो। उन्होंने दोबारा प्याला उठाकर स्वाति की ओर बढ़ा दिया। स्वाति को बड़ी उलझन लग रही थी, किंतु वह यह नहीं जानता था कि वह इस अस्वाभाविक सम्मान को कैसे नकारे। उसने धन्यवाद सहित दोनों हाथों में प्याला ले लिया। उसने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया और खाली प्याला सिद्धार्थ की ओर बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने प्याले में फिर पानी भरने के लिए सुजाता से कहा। प्याला भर जाने पर उन्होंने उसे उठाकर अपने होठों से लगा लिया और धीरे धीरे प्रेम पूर्वक आनंद ले लेकर पानी पीने लगे। जल के इस आदान प्रदान में सुजाता की आंखें सिद्धार्थ और स्वाति पर से हटी नहीं। सिद्धार्थ ने पानी पीने के बाद प्याले में तीसरी बार पानी भरने को कहा। अब की बार उन्होंने प्याला सुजाता की ओर बढ़ाया। उसने जग नीचे रख लिया और दोनों हाथों से पानी का प्याला ले लिया और धीरे धीरे छोटे घूंटों से सिद्धार्थ की ही तरह पानी पिया। उसे पता था कि पहली बार उसने उसी प्याले से पानी पिया है जिससे एक अछूत ने पानी पिया था। लेकिन सिद्धार्थ उसके गुरु हैं
और जब उन्होंने अछूत के जूठे प्याले से पानी पी लिया तो वह क्यों नहीं पीती। साथ ही उसने यह भी देखा कि उसके मन में अपवित्र होने की कोई भावना नहीं थी। आज स्फूर्त भाव से उसने बढ़कर उस चरवाहे के सिर पर हाथ रख दिया। सब कुछ इतने आकस्मिक ढंग से हुआ कि स्वाति को दूर हट जाने का मौका ही ना मिला। तब तक सुजाता ने पानी पीना समाप्त कर लिया था। उसने खाली प्याला जमीन पर रख दिया और साथ बैठे दोनों व्यक्तियों की ओर देखकर मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तो बच्चों, तुमने मेरा आशय समझ लिया। व्यक्ति जन्म से किसी जात का नहीं होता। हर व्यक्ति के आंसू खारे होते हैं और हर एक के रक्त का रंग लाल। लोगों को जाति भेद के आधार पर बांटना, उनको विभाजित रखना तथा ऊंच नीच का भेदभाव करना गलत है। अपनी साधना के दौरान यह बात मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। सुजाता गंभीर हो गई और उसने कहा, हम आपके शिष्य हैं और हमें आपके उपदेशों पर विश्वास है, लेकिन संसार में आप जैसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अन्य प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि शूद्रों और अछूतों का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। वेद शास्त्रों में भी यही कहा गया है। कोई उनके मत से भिन्न सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हाँ, यह बात मैं जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है, चाहे कोई उस पर विश्वास करे या ना करे। भले ही लाखों करोड़ों लोग किसी भी झूठ पर विश्वास करें, किंतु झूठ झूठ ही रहेगा। सत्य पथ पर चलकर जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। इस सिलसिले में मैं अपने बचपन की एक घटना तुम लोगों को सुनाता हूँ। जब मैं 9 वर्ष का था और एक दिन अपने उद्यान में सैर कर रहा था, तो अचानक मेरे सामने एक हंस आकाश से जमीन पर गिरा, जो भीषण कष्ट से तड़पड़ा रहा था। मैंने दौड़कर उसे उठाया तो देखा कि उसके एक पंख में एक तीर गहरा घुसा हुआ है। जहां तीर लगा था उस जगह को कसकर पकड़कर मैंने जोर लगाकर तीर खींचा और बाहर निकाला। हंस दर्द से फड़फड़ा उठा। उसके घाव से रक्त की धारा बहने लगी। मैंने घाव पर अपनी उंगली रखकर दबा दी, जिससे खून अधिक ना निकले। मैं हंस को महल में ले गया और राजकुमारी सुंदरी की ओर देखा। वह मेरा आशय समझकर थोड़ी सी औषधीय पत्तियां तोड़ लाई और उसकी उल्टिस बनाकर हंस के घाव पर बांध दी। हंस कांप रहा था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसके चारों ओर लपेट दी। उसके बाद मैंने हंस को राजकीय अंगीठी के पास बैठा दिया। सिद्धार्थ ने थोड़ा रुककर स्वाति की ओर देखा। मैंने अभी तक तुम्हें यह नहीं बताया कि बचपन में मैं एक राजकुमार था, राजा शुद्धोधन का पुत्र, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। सुजाता इस बात को जानती है। जब मैं हंस के लिए कुछ चावल लाने हेतु चलने को हुआ तो मेरा 8 वर्षीय चचेरा भाई देवदत्त धड़धड़ाता हुआ कमरे में घुसा। वह अपना धनुष और तीर पकड़े हुए था। उसने उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहा, क्या तुमने सफेद हंस को यहाँ आप आसपास गिरते देखा है?
जब तक मैं कुछ उत्तर देता, देवदत्त ने हंस को अंगीठी के पास बैठे देख लिया। वह उसकी ओर झपटा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। तुम इस पक्षी को नहीं ले जा सकते। मेरे चचेरे भाई ने विरोध किया। यह पक्षी मेरा है। इसका मैंने स्वयं शिकार किया है। मैं पक्षी को नहीं ले जाने दूंगा। इस पक्के इरादे से मैं देवदत्त और हंस के बीच खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, यह पक्षी घायल है। मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अभी इसे यहाँ रखने की आवश्यकता है। देवदत्त अड़ा हुआ था और अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने तर्क दिया, सुनो भाई, जब तक यह पक्षी आकाश में उड़ रहा था तब तक किसी का नहीं था। जब मैंने इसका आकाश में उड़ते समय शिकार कर लिया तो न्याय के अनुसार यह अब मेरा हो गया है। उसका कथन तर्कपूर्ण लग रहा था, लेकिन इसे सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मुझे लग रहा था कि उसके तर्कों में कुछ असंगत है, लेकिन उस असंगत को मैं पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं बिना उत्तर दिए खड़ा रहा और मन में और अधिक परेशान हो उठा। मुझे इतना ताव आ रहा था कि मैं देवदत्त को थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन मैंने उसे पता नहीं क्यों थप्पड़ नहीं मारा। मुझे उसका उत्तर देने का आधार मिल गया। सुनो भाई, मैंने उससे कहा, जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं वे साथ साथ रहते हैं, और जो विरोधी भाव रखते हैं वे अलग अलग रहते हैं। तुमने हंस को मारने की चेष्टा की तो तुम दोनों एक दूसरे के शत्रु हुए। यह पक्षी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। मैंने इसे बचाया है। इसके घाव पर पट्टी बांधी है। इसे शीत से बचाकर गर्मी पहुंचाई है। और जब तुम आए थे तो मैं इसके लिए खाना लेने जा रहा था। हम्म, यह पक्षी और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं और साथ साथ रह सकते हैं। पक्षी को मेरी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। सुजाता ने जोर से तालियां बजाई। बिल्कुल ठीक, आप एकदम सही थे। सिद्धार्थ ने स्वाति की ओर देखा। और बच्चे, तुम मेरे इस कथन के विषय में क्या सोचते हो? स्वाति ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं समझता हूं कि आपने ठीक ही कहा, लेकिन बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे। अधिकांश लोग देवदत्त का ही पक्ष लेंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक ही कहते हो स्वाति। अधिकांश लोग देवदत्त की ही बात का पक्ष लेंगे। अब मैं बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। जब हम दोनों आपस में सहमत नहीं हुए तो झगड़ा बड़ों के पास पहुंचा। उस दिन महल में दरबार लगा हुआ था, इसलिए हम न्यायालय कक्ष में जा पहुंचे, जहां सब विशिष्ट लोग मौजूद थे। मैं हंस को गोद में लिए हुए था और देवदत्त धनुष और बाण लिए हुए था। हमने अपनी समस्या मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी और उनका निर्णय जानना चाहा। राजकाज रुक गया था क्योंकि वे हमारी उक्तियां सुन रहे थे। पहले देवदत्त ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और बाद में मैंने। उन्होंने विस्तार से इस पर विचार विमर्श किया, किंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। बहुमत देवदत्त के पक्ष में झुकता दिख रहा था, तो मेरे पिता राजा ने
कई बार खांसा। सभी मंत्रियों ने एकदम बोलना बंद कर दिया। मंत्रियों ने मेरी उक्ति का समर्थन किया और निर्णय दिया कि पक्षी मुझे दे दिया जाए। देवदत्त गुस्से में तिलमिला रहा था, लेकिन इस निर्णय के आगे वह कुछ नहीं कर सकता था। पंछी मुझे मिल गया, किंतु मैं वास्तव में प्रसन्न नहीं हुआ। मैं उस समय छोटा ही था, किंतु मुझे लगता था कि मेरी विजय सम्मानजनक नहीं थी। यह पंछी मुझे इसलिए दे दिया गया क्योंकि मंत्रीगण मेरे पिता को प्रसन्न करना चाहते थे, न कि इसलिए कि उन्हें मेरा कथन सत्य लगा था। बड़े खेद की बात है, सुजाता ने कहा और अप्रसन्न दिख पड़ी। हाँ, खेद की बात तो है। मैंने पंछी की ओर अपना ध्यान मोड़ा और इस बात से राहत मिली कि हंस की जान बच गई थी, वरना निश्चय ही इसे मार कर पका खा लिया गया होता। इस संसार में चंद लोग ही ऐसे हैं जो मन में करुणा का भाव रखते हैं, अन्यथा हम एक दूसरे के प्रति क्रूर और निर्दयी ही हैं। शक्तिशाली सदैव ही दुर्बल को तताते हैं। मैं अब भी मानता हूं कि उस दिन का मेरा तर्क सही था, क्योंकि वह तर्क प्रेम और समत्व भाव पर आधारित था। प्रेम और समझदारी से समस्त प्राणियों के कष्ट दूर हो सकते हैं। सत्य तो सत्य है, चाहे बहुसंख्यक लोग उसे स्वीकार करें या ना करें। इसलिए बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो ठीक है उसकी खातिर उठ खड़े होने और उसकी रक्षा करने की खातिर बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है। गुरुदेव, उस हंस का क्या हुआ? सुजाता ने जिज्ञासा की। 4 दिनों तक मैंने उसका सेवा की। जब मैंने देखा कि उसके गांव भर गए हैं, तो मैंने उसे छोड़ दिया और उसे चेतावनी दी कि वह उड़कर बहुत दूर चला जाए, ताकि वह फिर किसी का शिकार ना होने पाए। सिद्धार्थ ने दोनों बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरे शांत और गंभीर थे। सुजाता, अब तुम घर जाओ। तुम्हें समय रहते घर लौट जाना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ चिंता करने लगेगी। स्वास्थ्य क्या स्वास्थ्य क्या अब समय नहीं हो गया कि तुम अपने भैंसों को देखो और अधिक घास काटो? कल तुम जो कुसा घास मुझे दे गए थे, उससे ध्यान करने के लिए बढ़िया आसन बन गया था। कल रात और आज सवेरे मैं उस कुसा पर बैठा था और मेरा ध्यान बहुत ही शांत हो रहा। बहुत सी बातें मेरे समक्ष स्पष्ट हुई। स्वास्थ्य, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जैसे जैसे मेरी दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी, मैं तुम दोनों के समक्ष अपनी साधना के अनुभव बताता जाऊंगा। अब मैं बैठकर ध्यान करूंगा। स्वास्थ्य ने उस घास को देखा जिससे सिद्धार्थ ने आसन बनाया था। हालांकि घास को कसकर बांधा गया था, किंतु स्वास्थ्य को लगा कि वह अभी सूखी नहीं है और उसकी अपनी सुगंध आ रही है। वह अपने गुरुदेव के लिए हर तीसरे दिन कुछ घास ले आया करेगा, ताकि वे उससे नया आसन बना लिया करें। स्वास्थ्य सुजाता के साथ ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सिद्धार्थ को नमन किया। सुजाता अपने घर की ओर रवाना हो गई और स्वास्थ्य ने भैंसों को थोड़ा आगे हाँक कर नदी के किनारे किनारे चलने के लिए छोड़ दिया।